हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज़ सुवार्ता राउत। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैगज़ीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हम लोग आज के वीडियो में पूरी मैगज़ीन देखने वाले हैं, उसके एक्सेप्शन देखने वाले हैं, क्योंकि लॉ में एक्सेप्शन ना हो तो लॉ पढ़ने में ही क्या मज़ा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। सो मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। A stranger to a contract cannot sue only a person who is a party to suit a contract। यहाँ में बताया गया है कि स्ट्रेंजर जो भी है इसमें टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू, वो सूट फाइल नहीं कर सकता अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओनली पर्सन हु इज़ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। तो यहाँ में जो भी पर्सन पार्टीज होंगे वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सूट कर सकते हैं जब ब्रीच होगा। तो एक एग्जांपल के जरिए हम लोग देख लेते हैं। For example, if party A promise B to pay rupees 100 to the third party C, yeah, that's the reason A and B can sue each other in case of a breach of contract. However, C cannot sue the parties. This is the known as privity of contract। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ए प्रॉमिस बी टू पे 100 रुपीज़। यहाँ पे ए ने बी को प्रॉमिस किया है 100 रुपीज़ टू दी थर्ड पार्टी, सी को देने के लिए प्रॉमिस किया है। बट यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो सी यहाँ पे सूट नहीं फाइल कर सकता अगर ब्रीच। हाउ एवर सी कैन नॉट सू द पार्टीज। दिस इज़ द नोन एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी कॉन्ट्रैक्ट को प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि ये प्रॉमिस एक दूसरे को हुआ है, ए और बी के बीच में हुआ है कि 100 रुपीज़ देने थर्ड पर्सन मतलब सी को। बट यहाँ पे सी का कोई भी रोल नहीं है, सी का कोई रोल नहीं है इसमें, और सी पार्टी भी नहीं है इस केस में। तो इसीलिए सी कैन नॉट सू दी पार्टीज। तो सी जब भी ब्रीच ऑफ, अगर ये 100 रुपीज़ नहीं दिए जाते या ए प्रॉमिस ब्रीच करता है या बी प्रॉमिस ब्रीच करता है, तो ये एक दोनों के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, बट सी फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि से ए और बी के बीच में सी कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी नहीं है। तो इसीलिए दिस इज़ द नोन एज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए इसको प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो हम लोग एक केस लॉ के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्यों फाइल नहीं कर सकता सूट। तो इसका एक बहुत ही टायर कंपनी केस है, बहुत ही फेमस केस है, तो इसके बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। यहाँ पे ये केस में एक्चुअली फैक्ट क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस केस में फैक्ट क्या है, तो हम लोग देखते हैं। ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, देन ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है, देन ये रिटेलर्स है। तो यहाँ पे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहती है जो भी मैं मैन्युफैक्चरिंग टायर करूँगी वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्री हो जाते हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग यूर कंडीशन, कि हम लोगों को एक्सेप्ट है कि आपका जो भी कंडीशन होगा वो हम लोग मंजूर करते हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलती है कि हम लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो टायर आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं, बट उसका मिनिमम प्राइस होगा वो हम लोग बोलेंगे उतना ही मिनिमम प्राइस आपको लेना है। तो मिनिमम प्राइस सपोज यहाँ पे 3000 हम लोग देते हैं कि एक टायर की कीमत हम लोग मतलब सेल करने की प्राइस हम लोग देख लेते हैं कि 3000 है। तो यहाँ पे 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एग्री कर लिया कि सपोज़ आपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो भी टायर प्रोवाइड करेगी उनका प्राइस हम लोग मिनिमम प्राइस हम लोग 3000 रखेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये अग्रीमेंट होता है द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में ये अग्रीमेंट होता है। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चर कंपनी जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये इनके साथ रिटेलर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को बोलते हैं, रिटेलर्स जो भी है उनको बोलते हैं कि यहाँ पे मिनिमम प्राइस जो भी रखा है उसी हिसाब से आप लोग आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। तो ये हो जाता है। सपोज 3000 उन्होंने रखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर इनको टायर्स हैंड ओवर करते हैं, तो रिटेलर्स इसमें क्या करते हैं कि 3000 जो भी अमाउंट रखा है
उसका वो कर देते हैं। सपोज़ मान लो कि टू यहाँ पे 3000 का मिनिमम करके वो कर देते हैं 2700, तो 300 यहाँ पे लेस हो जाता है। तो इसीलिए रिटेलर्स ने यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसी कंडीशन पे दिया है कि जो भी प्राइस होगा तो हम डिसाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं डिसाइड करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड करेंगे। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो भी रिटेलर्स को बोला था, रिटेलर्स ने ये ब्रिज कर दिया, क्योंकि अमाउंट रखी थी उन्होंने 3000, इन्होंने दे दिया 2700, तो यहाँ पे 300 का उनको लॉस हो रहा है, तो इसीलिए ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर, एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिटेलर्स के ऊपर सीधा कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती, ऐसे कोर्ट ने कहा है इस केस में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और रिटेलर्स के बीच में यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रिटेलर्स के साथ, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट सू, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी लगता है। आई होप गाइज यू लिसन एंड यू ऑब्जर्व दिस केस। ये बहुत ही फेमस केस है, इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी है, इसमें ये प्रिविटी हो जाता है, इसीलिए रिटेलर्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सूट फाइल नहीं कर सकती। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। बट ऐसा होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं इंक्रीज, इसीलिए कभी भी लॉ में हर जगह एक्सेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी जो है ये मैगजीन के ऊपर यहाँ पे एक्सेप्शन लगाए हैं, तो वो एक्सेप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है देख लेते हैं। अ स्ट्रेंजर और पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केसेस। अगर फॉलोइंग केसेस हैपन होती है इन फ्यूचर या कहीं भी जगह, तो ये व्यक्ति अगर पार्टी नहीं भी है फिर भी ये सूट फाइल कर सकती है, ये बोला गया है एक्सेप्शन में। तो हम लोग एक्सेप्शंस देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन है ट्रस्ट, देन फैमिली सेटलमेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ एस्टॉपल एंड कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एजेंट। तो ये हो गए एक्सेप्शन, तो उसको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आता है ट्रस्ट। आई थिंक आपने ये हर्ड किया होगा कि इंडिया में इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, उसी हिसाब से ये एक्सेप्शन इसे माना जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन द ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट एंड अनदर पार्टी, देन द बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट कैन सू बाय इन्फोर्सिंग हिज राइट अंडर द ट्रस्ट इवन इफ ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इवन स्ट्रेंजर टू दी कॉन्ट्रैक्ट है फिर भी वो सूट फाइल कर सकता है, कौन से केस में, ट्रस्ट के केस में। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे अर्जुन्स फादर हैड एन इलिजिटिमेट सन रवि। यहाँ पे अर्जुन के फादर है, उनका जो बेटा है इलिजिटिमेट सन रवि। बिफोर ही डाइड ही पुट अर्जुन इन पोजेशन ऑफ हिज स्टेट विद द कंडीशन दैट अर्जुन वुड पे रवि an amount of rupees 5 lakh and transfer half of estate in Ravi's name once he become 21 years old। यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, यहाँ पे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी जो भी कॉन्ट्रैक्ट निर्माण होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अर्जुन फादर है, उनका इलिजिटिमेट सन है, तो यहाँ पे अर्जुन को पोजीशन मिलता है स्टेट का, तो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है। अर्जुन वुड पे रवि एन अमाउंट 5 लाख। अर्जुन जो है वो रवि को 5 लाख अमाउंट ट्रांसफ़र करेगा और उनकी हाफ ऑफ प्रॉपर्टी भी उसके नाम पे करेगा। तो यहाँ पे हाफ यहाँ पे ट्रांसफ़र हाफ ऑफ द इस्टेट इन रविस नेम कब करेगा, वो अर्जुन को करना है, ये कंडीशन दी गई है उनके फादर की तरफ से। ये फादर बिफोर डाई, अगर फादर यहाँ पे डाइड हो जाते तो वंस ही बिकम 21 ईयर्स एज। यहाँ पे जो भी अर्जुन है उनको पोजीशन दिया गया है स्टेट का और उनको अमाउंट भी देने के लिए बोला है रवि को। तो वो कब देनी है कि जब वो
21 ईयर्स का हो जाए, मतलब मेजॉरिटी जब अटेंड कर लेगा वो यहाँ पे, तब उसको 21 ईयर्स में उसको ट्रांसफ़र करनी है फादर्स की जो भी स्टेट है, जो भी अमाउंट है वो फादर ने जो कंडीशन बोली हो। यहाँ पे आफ्टर अटेंडिंग द एज, रवि ने 21 ईयर्स गेन कर लिया है। देन ऑल्सो ही डिडंट रिसीव द मनी एंड आस्क अर्जुन अबाउट इट। तो उन्होंने कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं किया, तो इसके बारे में अर्जुन को पूछा। देन अर्जुन ने क्या रिप्लाई का, ही डिनाइड गिविंग, अर्जुन कहता है ही डिनाइड गिविंग हिम हिज शेयर, वो शेयर देने से भी मना करता है, जो उनके फादर ने कंडीशन रखी कि हाफ ऑफ अमाउंट, हाफ ऑफ स्टेट देनी है और 5 लाख रुपए देने। रवि फाइल, यहाँ पे रवि फाइल सूट फॉर रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी सूट फाइल करता है। द कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रस्ट वॉज फॉर्म विथ रवि इन द बेनिफिशरी, ये रवि के बेनिफिशरी के अंदर वो ट्रस्ट बनाई गई थी फॉर अ सर्टन अमाउंट, जो सर्टन अमाउंट मतलब 5 लाख एंड शेयर ऑफ द स्टेट। ये बेनिफिशरी रवि के नाम के ही थे। हेंस रवि हैड द राइट टू सू अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अर्जुन एंड हिज फादर। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अर्जुन और उनकी फादर के बीच में है, फिर भी रवि इसमें राइट टू सू फाइल कर सकता है रिकवरी के लिए, इवन दो ही वॉज नॉट अ पार्टी टू इट। इसमें अर्जुन और उसके फादर दोनों ही पार्टीज है, रवि इसमें पार्टीज नहीं है, बट ये जो ट्रस्ट है ये फॉर्म किया गया था ओनली द बेनिफिशियर फॉर द रवि, सो दैट इज द रीजन रवि कैन सू। यहाँ पे रवि पार्टीज नहीं है, फिर भी सूट कर सकता है क्योंकि ये रवि एज द बेनिफिशियरी है इसमें, तो इसीलिए ये ट्रस्ट इसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक एक्सेप्शन है। सेकेंड एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, फैमिली सेटलमेंट। एक एग्जाम के थ्रू हम समझ लेते हैं। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अंडर द फैमिली अरेंजमेंट टू बेनिफिट अ स्ट्रेंजर पर्सन नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, देन द स्ट्रेंजर कैन सू हिज ओन राइट एज अ बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फैमिली सेटलमेंट में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो पार्टीज नहीं भी होते, फिर भी वो सूट फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, आई विल एक्सप्लेन ओनली 1 एग्जाम्पल, यू कैन रीड सेकेंड एग्जाम्पल। ये दोनों केस लॉज हैं। तो पीटर प्रॉमिस नैन्सीज फादर, उन्होंने प्रॉमिस, पीटर ने प्रॉमिस किया नैन्सीज फादर, नैन्सी के फादर को, दैट ही वुड मैरी नैन्सी, वो मैरिज करेगा नैन्सी से, और इल्स वुड पे ₹50,000 एज अ डैमेज है, अगर शादी नहीं करता है तो उनको डैमेजेस देगा वो ₹50,000। इवेंचुअली आखिरकार यहाँ पे ही मैरिड समवन एल्स, उन्होंने नैन्सी से शादी करने की इंस्पाइट ऑफ नैन्सीज मैरिज, उन्होंने क्या किया, किसी और से ही शादी कर लिया। देयर बाय यहाँ पे ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए पेटर ने क्या किया है, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है ने। तो यहाँ पे नैन्सी फाइल अ केस अगेंस्ट पीटर विच वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट सिंस द कोर्ट वॉज अ फैमिली अरेंजमेंट विथ नैन्सी एज द बेनिफिशियरी। तो नैन्सी यहाँ पे केस फाइल कर सकती है क्योंकि नैन्सी इज द बेनिफिशियरी ऑफ द फैमिली सेटलमेंट। यहाँ पे ऋतिक का भी ऐसे है, अनडिवाइडेड फैमिली का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वो नैन्सी पार्टी नहीं भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो पीटर और नैन्सी के फादर के बीच में हुआ है, फिर भी नैन्सी यहाँ पे केस फाइल कर सकती है बिकॉज ऑफ फैमिली अरेंजमेंट विथ नैन्सी एज द बेनिफिशियरी है इसमें, इसीलिए। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो यहाँ पे 2 पार्टीज होती, जैसे ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है यहाँ पे असाइनमेंट में, यहाँ पे 2 पार्टीज होती, वन इसको हम लोग बोलते हैं असाइनर और दूसरी हो जाती है असाइनी। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मानो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को मैंने सपोज 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो पैसे रिकवर करने के लिए इंडस्ट्री को मैंने लोन दिया है, तो वो लोन रिकवर करने के लिए वैसे वो लोन मैं रिकवर मेरी तरफ से कर लूँगा 100 करोड़, और वो मैं आपको देना चाहता हूँ फॉर द यूर बेनिफिट, तो वो मैं आपको देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक डीड बनाऊँगा, तो वो डीड हो जाएगा असाइनमेंट डीड, क्योंकि वो पैसा मुझे मिलने वाला है, बट वो पैसा मैं आपके फेवर में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। जो 100 करोड़ लोन मैंने इंडस्ट्रीज़ को दिए थे, वो मैं रिकवर करके वो पूरे 100 करोड़ में आपको देने वाली हूँ, इसीलिए वो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं एक असाइनमेंट डीड बनाऊँगी, तो वो असाइनमेंट डीड बनने के बाद में ये आपको फेवर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे असाइनर में हो गया, और असाइनी जो जिसके फेवर में मैंने किया है, मतलब आप हो गए असाइनी, असाइनर में हो गया। तो ये
यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर मैंने असाइनमेंट डीड बनाई है, मैं असाइनर हो गया, आप असाइनी हो गए, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल लिस्ट से जहाँ से आपको पैसे रिकवर करने, तो आप वो पैसे रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेरे फैमिली के हो या ना हो, फिर भी तुम लोग कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने असाइनमेंट डीड भी बना दिया और मैंने वो पैसा ट्रांसफ़र किया आपके फेवर में। इसीलिए आप असाइनी जो भी है इस पार्टी में, तो वो सूट फाइल कर सकता है। ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देन हम लोग देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट। यहाँ पे जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट होता है, कुछ भी हो जाए, वो बेनिफिट के लिए काम करे या यहाँ पे लॉस होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एजेंट। सपोज यहाँ फॉर एग्जांपल एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया प्रिंसिपल के बिहाफ में। फॉर एग्जांपल एजेंट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सपोज मान लो ए इज़ अ एजेंट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ ऑन बिहाफ ऑफ सी। तो यहाँ पे सी हो गया आपका प्रिंसिपल, एंड देन ए हो गया आपका एजेंट, एंड बी हो गया आपको जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है वो। तो यहाँ पे एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ ऑन बिहाफ ऑफ सी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे सपोज उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, एजेंट ने प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ। तो बी को थोड़ा सा एडवांस अमाउंट दे दिया, बट लेटर ऑन बी कहता है कि मैं आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं भी प्रेजेंट है, फिर भी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बिहाफ ऑफ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, इसीलिए एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें प्रिंसिपल सूट कर सकता है केस फाइल। वहाँ पे आप लोग बोल नहीं सकते कि बी के साथ ओनली एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रिंसिपल ने। तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन एजेंट। लास्ट हम लोग देख लेते हैं ऑफिशियल रिसीवर, जो इंसॉल्वेंसी मैटर्स होते हैं उसमें फाइल किया जाता है। एक ऑफिशियल रिसीवर उसमें अपॉइंट किया जाता है। सपोज़ यहाँ पे जो भी इंसॉल्वेंसी बन गया है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। जो भी उनका लोन है या इंसॉल्वेंसी है वो रिकवर करने के लिए ऑफिशियल रिसीवर वहाँ पे जाके सेल कर सकता है। तो आप यहाँ ये नहीं बोल सकते कि इंसॉल्वेंसी की, यहाँ पे जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट है उसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर खरीद नहीं सकता या बेच नहीं सकता, वो बेच नहीं सकता। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता, वो ऑफिशियल रिसीवर जो भी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे बेच सकता है। तो ये एक हो जाता है। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ एस्टॉपल या डेप्थ, यहाँ पे बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं बताऊँगी। यहाँ पे पेटर गिव्स ₹1,00,000 टू जॉन टू पे अर्जुन। यहाँ पे पेटर ने यहाँ पे 1,000 रुपीज़ दी है जॉन टू पे अर्जुन को पे करने के लिए। जॉन अक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ फंड्स टू बी पेड टू अर्जुन, हाउएवर ही फेल टू पे हिम, अर्जुन कैन सू जॉन फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। यहाँ पे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे पीटर का ही पहले एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन टू सेकेंड। यहाँ पे पीटर गिव्स 1,000 रुपये टू जॉन, वो अर्जुन को पे करने के लिए दिए थे। जॉन ने एक्सेप्ट किया था कि मैं अर्जुन को दे दूंगा, बट लेटर ऑन अर्जुन कहता है कि आई विल नॉट, जॉन कहता है कि मैं अर्जुन को पैसे नहीं दूंगा, या उसने कुछ वजह से उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है कैन सू जॉन फॉर रिकवर ऑफ द अमाउंट। अर्जुन जो है वो जॉन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, क्योंकि वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो ये सारे एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का कोई भी मैटर नहीं रहता। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्शन के बीच में किए जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।